हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सेकंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में जो कि आपका नया सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका पार्ट ए शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन ए आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर सेक्शन ए आपको दिखाई दे रहा है। ये सेक्शन ए जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, ये हम आज शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट है और लेक्चर भी फर्स्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग में क्यों रखा गया, क्योंकि देखिए हर ब्रांच के बच्चों को हर अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, हर ब्रांच की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर रखा गया है सिविल वाले सब ब्रांच में। तो पहला आपका जो चैप्टर है वो आपका थर्मल इंजीनियरिंग के ऊपर डिपेंड है, जिसमें आपका सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमको बताया गया कि हमें जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो मेनली जो सोर्स जो है एनर्जी का, सबसे मेन स्रोत जो है सभी को पता है कि वो हमारा सूरज है, यानी सन है, जिससे कि सारे स्रोत आपके और आगे बने हुए हैं। ठीक, तो अब इसी में हमें टॉपिक जो पढ़ने, तो टॉपिक वाइज हम लोग आगे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आप देख पा रहे हैं, हमारा लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, एंड सराउंडिंग। तो देखिए सिस्टम सबसे पहले दिमाग में आता है कि भैया कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम जो है ना, ये स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बात को सुनिएगा ध्यान से। सिस्टम क्या है? सिस्टम कोई भी हो सकता है। सिस्टम का मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जिस पर हमें अपना ध्यान देना है। जैसे हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम भी एक सिस्टम हो जाएगा। और क्लासरूम की बाउंड्री कुछ होगी निश्चित, उसके बाहर जो है वो आपका क्या कहते हैं, दूसरी क्लासरूम आ जाएगी या गैलरी आ जाएगी या कुछ और आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा पाचन तंत्र होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा। इसी तरीके से इको सिस्टम होता है। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब आप समझ पा रहे हैं। सिस्टम जैसे मैंने कह दिया कि पूरा कॉलेज एक सिस्टम है, फिर कॉलेज में प्रिंसिपल रूम एक सिस्टम है, या स्टाफ एक सिस्टम है, या स्टूडेंट्स एक सिस्टम है, या क्लासरूम एक सिस्टम है। तो इस तरीके से सिस्टम को हम डिफाइन जब करते हैं तो उसकी बाउंड्री चेंज हो जाती हैं। तो सिस्टम जो है मेनली जो पार्ट किया जाता है वो किससे? सिस्टम बाउंड्री के द्वारा पार्ट किया जाता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके बाहर जो है सराउंडिंग्स होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेनली अगर हम सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम की बात आप यहाँ पर देख पाएंगे कि, देखते हैं इससे पहले समझ लेते हैं सिस्टम क्या है। तो देखिए कोई भी हमारी एक बाउंड्री है, ये हमारी कोई भी इरेगुलर हमने बाउंड्री बना ली, दैट इज सिस्टम बाउंड्री। और अंदर हमारा सिस्टम है और बाहर हमारी सराउंडिंग है। इसे हम लोग हिंदी में परिवेश कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम जो है ना वो किसी न किसी एक निश्चित सिस्टम बाउंड्री के द्वारा आपका पार्ट होगा सराउंडिंग से। मतलब एक निश्चित कोई ना कोई हमारी सिस्टम एक बाउंड्री होगी। ये सिस्टम बाउंड्री जो है कोई ना कोई निश्चित सिस्टम बाउंड्री होगी, जिससे ये हमारा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से अलग दिखाई देगा कुछ। तो आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले सिस्टम का मतलब समझ में आया। इस तरीके से फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो सकता है ना। आपने देखा होगा मैकेनिक्स में, आपने पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। चलिए ठीक है, फटाफट अब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर आते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कोर्स में है। सिस्टम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि एक ऊष्मागतिकी निकाय किसी पदार्थ की मात्रा या उसके द्वारा घेरा गया वह निश्चित स्थान है जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तथा समस्याओं का विश्लेषण यानी एनालिसिस करते हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। देखिए हिंदी का थोड़ा सा मैंने लिख दिया है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम में आप इंग्लिश में से आप आराम से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ए थर्मल सिस्टम इज द रीजन अपॉन विच वी कंसिडर अवर एनालिसिस। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो रीजन और स्पेस होता है जिस पर हम अपना ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, होशियार मत बनिए ज़्यादा। ठीक है, देखिए ध्यान से और नोट्स बना लीजिएगा। तो अब देखिए किसी पदार्थ की मात्रा, अब यहाँ पर मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा है ना उसे डिफाइन कर रहे हैं। अब हम लोग पदार्थ की मात्रा होती क्या है, जैसे कोई पदार्थ, कोई गैस है, कोई आपका सॉलिड है, कोई लिक्विड है, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड है कोई, या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये भी आपकी क्या है, पदार्थ की मात्राओं में यही चीज़ें सारी आती हैं। आगे देख लेते हैं। निकाय के बाहर का स्थान परिवेश यानी सराउंडिंग कहलाता है। अभी हमने डायग्राम में देखा। निकाय तथा परिवेश
निकाय परिसीमा द्वारा अलग होते हैं। आपने देखा था यहाँ पर कि जो हमारा निकाय था, यानी ये हमारा यही हमारा क्या सिस्टम ही को क्या कहते हैं हम लोग, निकाय कहते हैं। और ये क्या है, हमारा परिवेश है। तो जो हमारा निकाय है और जो परिवेश है वो किसके द्वारा अलग हो रहे हैं, सिस्टम बाउंड्री के द्वारा अलग हो रहे हैं, निकाय परिसीमा के द्वारा अलग हो रहे हैं। ठीक से समझ में आ रही बात आपको? अलग होते हैं। सिस्टम बाउंड्री जो है वो कैसी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है। यानी हो सकती है कि वो हमारी फिक्स हो या फिर हो सकता है कि वो मूवेबल हो, अलग अलग चल भी रही हो उधर से उधर। जैसे हमारा पिस्टन और सिलेंडर होता है तो उसमें कभी पिस्टन नीचे है तो आपका कुछ हीटिंग करी हमने तो पिस्टन फिर ऊपर गया सिलेंडर में, है ना। तो वहाँ पर मूविंग बाउंड्रीज हम लोग बनाते हैं। तो एक निकाय तथा परिवेश मिलकर क्या बनाते हैं भैया, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये तो सिंपल सी बात हो गई सारी। ठीक है, बात आपको समझ में आ पा रही है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ऊष्मागतिकी की निकाय में पदार्थ तथा ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा लिख लीजिए, पदार्थ तथा ऊर्जा यानी एनर्जी के आदान प्रदान को मुख्यतः देखा जाता है। तो आपको क्या समझ में आया, ऊष्मागतिकी की निकाय में हम लोग क्या देखते हैं? ठीक है, देखिए ऊष्मागतिकी एक पूरा सब्जेक्ट है बाकायदा, बीटेक में ही पूरा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, इसी को ऊष्मागतिकी कह रहे हैं। अब देखिए क्या है, आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है कि ऊष्मागतिकी क्या होती है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। आप लोग कहेंगे तो उसका भी देख लेंगे। आगे देखते हैं, तथा ऊर्जा के आदान प्रदान को मुख्यतः देखा जाता है। नोट क्या कह रहा है कि निकाय की कोई निश्चित आकार, सीमा तथा आकृति नहीं होती। निकाय की भी आकृति आकार बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आकृति और आकार अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है। आकार का मतलब छोटा या बड़ा, कि कोई चीज़ कितनी छोटी है या बड़ी है। ठीक है, और आकृति का मतलब उसका शेप, यानी उसकी शेप कैसी है, यानी जैसे ट्रायंगुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये शेप से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, ऊष्मागत की निकाय मुख्यतः हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला हमारा कौन सा भैया, देखो क्लोज सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, बंद निकाय। दूसरा कौन सा है, ओपन सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, खुला निकाय। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम या विगल निकाय। देखिए इन सारी चीज़ों में हम लोग जो ध्यान देते हैं वो किस पर देते हैं, फिर से देख लीजिए। हम लोग क्या देखते हैं, एक तो पदार्थ देखते हैं यानी मास देखते हैं, और दूसरा हम लोग ऊर्जा यानी एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं, मास का ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। इसी आधार पर ये तीनों निकाय आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बंद निकाय, खुला निकाय, विगलित निकाय या विगल निकाय, इनके बारे में आपसे बात करूं तो आप देखिए फटाफट यहाँ डायग्राम से यहाँ समझ सकते हैं कि जो हमारा देखिए क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम आप कैसा भी बना सकते हैं। आप कैसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा आपने बनाया, नहीं बेटा, आपको जैसा बनाना वैसा बनाइए। तो ये हमारा सिस्टम हो गया। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो मास ना तो अंदर जाएगा ना मास बाहर जाएगा, दोनों ही केस में हमारा मास जो है अंदर बाहर नहीं जाएगा। नाम ही है उसका क्लोज सिस्टम। समझ में आ रही है आपको? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोज सिस्टम यानी मास अंदर नहीं आ सकता लेकिन एनर्जी अंदर आ सकती है, यानी एनर्जी इन और एनर्जी आउट। यानी आपकी एनर्जी इन भी हो सकती है, एनर्जी आउट भी हो सकती है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी इन हो जाए, एनर्जी आउट हो जाए, लेकिन मास का कोई आदान प्रदान मत हो, यानी मैटर जो है, यानी मैटर का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। आपकी एनर्जी का जो आदान प्रदान हो जाएगा, एनर्जी का आदान प्रदान हो जाएगा, लेकिन आपके क्या मैटर का आदान प्रदान नहीं होगा, वो आपका कौन सा सिस्टम कहलाएगा, क्लोज सिस्टम कहलाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। यहाँ पे क्लोज सिस्टम आप बात समझ पा रहे हैं, ये हमारा क्या है अंदर, ये हमारा सिस्टम है। वो वाली बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये हमारी सिस्टम बाउंड्री है, ऊपर लिख चुके हैं हम लोग, अपनी लिखेंगे। सिस्टम बाउंड्री है, ठीक है, और बाहर हमारा क्या सराउंडिंग है। देखिए आपको ये हर डायग्राम में लिखना है इतनी चीज़ें, सिस्टम, सिस्टम बाउंड्री, सराउंडिंग। क्लियर हो रही बात? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, पेपर में परिभाषा लिखनी है क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय कैसा निकाय होता है। तो एक ऐसा निकाय, बहुत ध्यान से सुनिए, एक ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा का तो आदान प्रदान होता है लेकिन पदार्थ यानी मैटर का आदान प्रदान नहीं होता, बंद निकाय कहलाता है। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो रही है। चलिए ओपन सिस्टम देख लेते हैं। तो देखिए ओपन सिस्टम में भी आप ऐसी कुछ बना लीजिए, आपको जो भी बनाना है। तो इस सिस्टम में आपका, इस सिस्टम में क्या होगा मेरे भाई, इस सिस्टम में
बताइए जल्दी फटाफट, आपको नाम से समझ में आ रहा है ओपन सिस्टम। तो ओपन का मतलब होता है खुला, यानी आपका जो है इसमें आपका वर्क भी अंदर आ सकता है और एनर्जी भी अंदर आ सकती है, यानी वर्क इन और वर्क आउट। इसी तरीके से एनर्जी इन और एनर्जी आउट। क्यों भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? और बाहर हमारा ये तो सारी चीज़ें वही रहेंगी कि ये हमारी सिस्टम बाउंड्री है ना, ये हमारी सिस्टम बाउंड्री है, और ये बाहर हमारा जो पूरा परिवेश है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। यहाँ तक आपको बात शायद समझ में आ रही है कि ये क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं हमें क्या करना है कि देखो सिस्टम बाउंड्री से सारी चीज़ें पार हो रही हैं, यानी वर्क भी इन आउट हो रहा है और एनर्जी भी इन आउट हो रही है और हमारा मास भी इन आउट हो रहा है। यहाँ पर मैटर आपका इन आउट हो रहा है, मैटर भी हमारा क्या हो जाएगा, इन आउट होगा। मैटर इन और मैटर आउट, ठीक है। तो आप वर्क की जगह एनर्जी हमने लिख ही दिया है, आप ये ना भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैटर जरूर लिखिएगा आप, मैटर इन और मैटर आउट ये जरूर लिखिएगा। यहाँ पर हमारा मैटर का इन होता है और मैटर ही हमारा आउट हो जाता है। क्लियर, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मैटर इन और मैटर आउट, ठीक है। एनर्जी इन एनर्जी आउट, मैटर इन मैटर आउट। आपको यहाँ पर वर्क वाले बात लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, अब देखिए ये जो है हमारा, इसके नाम से समझ में आ रहा है विगल निकाय, मतलब इसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल आइसोलेट है। कहते नहीं अपने आप को आइसोलेट कर लो, आइसोलेशन में चले जाओ, तो इसे अपने सराउंडिंग से कोई भी मतलब नहीं होता है जिस सिस्टम को, वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जिस सिस्टम को अपनी सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं होता है आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। आपको बात समझ में आ पा रही है? फटाफट यहाँ पर देख लीजिए, एक छोटा सा चार्ट हमने बनाया है। तो इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा है देखो हमारा कि सीरियल नंबर डाल दिया हमने, फिर लिखा हमने देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिर लिखा मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर और एग्जाम्पल लिख रहे हैं हमने इसके। तो मास ट्रांसफर, यहाँ पर मास ट्रांसफर का मतलब यहाँ पर मैटर ट्रांसफर भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी द्रव्यमान का ट्रांसफर या मैटर का ट्रांसफर, है ना, एक ही बात है, मैटर ट्रांसफर, ठीक है, एक ही बात है। तो अब देखो, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि क्लोज सिस्टम में मैंने क्या बताया कि मास का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई चीज़ अंदर बाहर, पदार्थ जो है वो अंदर बाहर नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, यानी एक ऐसा पिस्टन जिसमें कोई भी वाल्व ना लगा हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका क्लोज सिस्टम कहलाएगा। आपने कोई भी एक ऐसा पिस्टन बना दिया, एक पिस्टन आपने ऐसा बना दिया जिसमें कोई भी वाल्व नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा। अब देखो इसमें ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है ना, ये हमारा पिस्टन है और ये हमारा क्या, सिलेंडर। तो आप इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसे हीट देते चले जा रहे हैं, यहाँ पर हीटिंग करते चले जा रहे हैं इसकी, और तो क्या होगा, इसमें अंदर जो पदार्थ भरा है वो आपकी हीट तो अंदर जा रही, मतलब एनर्जी तो इन हो रही है, लेकिन हमें कोई भी वर्क यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने कोई भी वाल्व इसमें नहीं लगाया है। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये आपका यहाँ पर कोई भी वाल्व नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्लोज सिस्टम कहलाएगा। अब इसी में ही आप वाल्व अगर लगा देंगे तो ये आपका ओपन सिस्टम हो जाएगा। ये आपका सिंपली कोई कंप्रेसर है, सपोज दैट, तो कंप्रेसर में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप कंप्रेस करेंगे एयर एक तरफ से और दूसरी तरफ से उसे कंप्रेस्ड एयर को निकाल लेंगे, तो आपका कंप्रेसर भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ओपन सिस्टम का कंप्रेसर। कोई भी एग्जाम्पल जो सिंपल हम देख पा रहे हैं वो सब आपके ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल ही होते हैं, सबसे ज़्यादा ओपन सिस्टम ही है, क्लोज सिस्टम बहुत ही कम होता है। अब आगे आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में देखो, ओपन सिस्टम में सब पूरा खुला दरबार है भैया, तू भी आ जा, मास ट्रांसफर भी आ जा, एनर्जी ट्रांसफर भी आ जा, ठीक है। तो टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, ये सब आपके ओपन सिस्टम में आ गए। आइसोलेटेड सिस्टम आपको समझ में आ रहा है कि इसमें ना तो आपका मास का ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये आपका कौन सा सिस्टम कहलाएगा, आइसोलेट सिस्टम कहलाएगा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल क्या है इसका, यूनिवर्स है या हॉट कॉफी इन ए परफेक्टली आइसोलेटेड थर्मस। आप देखते हैं हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं कि हम गर्म करते हैं और अपनी चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह एक थर्मस में रख लेते हैं आइसोलेटेड में, जिससे वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, यानी कोई भी हीट ट्रांसफ़र उसका नहीं होता है।
आई थिंक आपको बिल्कुल बात समझ में आ रही है और आप डायग्राम भी आपको शायद बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको मैटर इन मैटर आउट लिखना है, वर्क इन वर्कआउट नहीं लिखना है, एनर्जी इन एनर्जी आउट भी लिखना है। ठीक है, तो आपका ओपन सिस्टम यानी खुला दरबार है, कुछ भी आएगा, मैटर भी अंदर आएगा, मैटर बाहर भी जाएगा, एनर्जी भी अंदर आएगी, एनर्जी बाहर भी जाएगी। तो आप बात को समझ पा रहे हैं? तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ पा रहा है आपका कि ये आपका क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है ना? तो आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और नोट्स बनाइए भैया, और इसको अपनी भाषा में लिखिएगा। पेपर में आपको ही करना है, मैं चाहता तो नोट्स फटाफट बना के दे सकता था, उससे आपको समझ में नहीं आता। बात समझ में आ रही है? आपको समझ में नहीं आता उससे, तो मैंने आपको इसलिए नोट्स प्रोवाइड कराए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए बात को। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।